हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर स्टार्ट किया। ठीक है, उसमें कुछ टर्म्स पढ़े जैसे डबल सॉल्ट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या क्या रहता है, जैसे लिगेंड्स, मेटल्स को या फिर उसको सेंट्रल मेटल, एटम और आयन। फिर उसमें देखा कि लिगेंड्स कैसे रहते हैं, कितने टाइप्स के लिगेंड रहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनेटिंग एटम, नंबर ऑफ डोनर एटम, सो डेंसिटी। उसके बाद हमने देखा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स आयंस, कटायनिक कॉम्प्लेक्स, अनायनिक कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ओके, सो आज हम कुछ टर्म्स देखेंगे, जैसे फर्स्ट है होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। फर्स्ट टर्म इज, आज का पहला टर्म होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? तो होमो मीन्स सेम, होमो मीन्स सेम, एंड हेटेरो मीन्स डिफरेंट। ओके, होमो मीन्स सेम, हेटेरो मीन्स डिफरेंट। तो जिसमें सेम टाइप के लिगेंड रहते हैं, सेम क्या रहेंगे? लिगेंड। यानी देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड, such complexes are known as homoleptic complexes, and there are two or more ligands, two or more ligands। यानी लिगेंड्स क्या रहेंगे? डिफरेंट रहेंगे। सेम लिगेंड्स है तो होमोलेप्टिक, डिफरेंट लिगेंड्स है तो हेटेरोलेप्टिक। फॉर एग्जांपल CONH3/6 3 positive, this is cationic complexes and this is also known as homoleptic complexes। हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में हम ले सकते हैं CONH3/4 Cl2 1+, ये हो गया हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। समझ में आया ना? होमोलेप्टिक मीन्स देयर आर ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड in the complex ion, and heteroleptic means there are two or more than types of ligands। Next term is effective atomic number rule. Second is EAN rule। EAN rule, this rule is stated by the Sidgwick। This rule is stated by Sidgwick। According to this rule, each and every metal atom try to attain the electronic configuration of its complex to its nearest noble gas configuration। तो वो डेफिनेशन तो यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा एंट्रेंस में, हमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करने के लिए पूछा जा सकता है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, सो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज द सम ऑफ एटॉमिक नंबर, or it is the sum of the number of electrons surrounding the metal ion plus electron donated by the ligands। Okay, so it is the total number of electrons on the central metal ion, and it is the sum of total number of electrons on central metal ion and the ligand। Okay, so here Z is the atomic number, Z is atomic number, X is electron donated by the ligand, and Y is number of electron pair donated by the ligand। Okay, so this is electron donated by the metal ion and this is the, so let us find the effective atomic number of the metal ion। so यही एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे CONH3 में हमें किसका, CO का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट
कोबाल्ट का यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 3+ है, ठीक है। तो इसका Z माइनस एक्स कितना होगा, Z माइनस एक्स इक्वल टू Z इसका 27 है और माइनस एक्स यानी इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए 3, तो Z माइनस एक्स इसका होगा 24। ओके, सो Z माइनस एक्स 24 और Y कितना होगा, Y इज इक्वल टू कितने लिगेंड्स है 6 लिगेंड है, तो ईच लिगेंड डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन, सो 2 इंटू 6 इक्वल टू 12। तो EAN इक्वल टू कितना होगा 24 प्लस 12 इक्वल टू 36। सो दिस इज इक्वल टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द क्रिप्टॉन। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ क्रिप्टॉन। तो यहाँ पे इसने किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अटेंड किया है, क्रिप्टॉन का। फर्दर हम एग्जांपल और लेते हैं। FeH2O by 6 2+, FeH2O by 6 2+। तो इसमें Fe का Z माइनस एक्स कितना होगा, तो Fe है 26 माइनस एक्स कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया 24। फिर कितने लिगेंड है 6H2O यानी टोटल इलेक्ट्रॉन्स अपना Y होगा 2 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 12। तो इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इससे हम फाइंड कर सकते हैं कि जो इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर है किसका Fe2+ का, वो कितना रहेगा Z माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू Z कितना है Z माइनस एक्स 24 प्लस Y आ गया 12, so it is equal to 36. That is equal to the electronic configuration of krypton. In this way, we can find the effective atomic number of any metal, any central metal ion. Okay. So next is nomenclature. कल हमने nomenclature स्टार्ट किया था, एक दो एग्जाम्पल्स लिए थे। आज हम nomenclature के कुछ और एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। तो nomenclature में हमने पढ़ा था कि अगर अनायनिक कॉम्प्लेक्स है, क्या है अनायनिक कॉम्प्लेक्स है, अनायनिक कॉम्प्लेक्स में जो सफिक्स रहता है मेटल आयन का सफिक्स जो रहता है वो क्या रहता है ATE, और इसमें मेटल का नेम जो लिया जाता है वो कौन सा लिया जाता है, ग्रीक लेटर, कौन सा ग्रीक लेटर यूज़ किया जाता है। ओके, सो बाकी कटायनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में, कटायनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में एकदम सिंपल उसका नोमेनक्लेचर किया जाता है। तो इसका रूल क्या है, पहले हम क्या लिखते हैं, पहले हम काउंटर आयन, पॉजिटिव काउंटर आयन लिखते हैं अगर प्रेजेंट है तो पॉजिटिव काउंटर आयन, उसके बाद लिगेंड्स का प्रीफिक्स, ठीक है प्रीफिक्स, फिर लिगेंड, फिर मेटल का नेम, मेटल नेम, उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन स्टेट इन कौन सा रोमन नंबर, और अगर ठीक है इस टाइप में, ये अगर पॉजिटिव यहाँ पे कटायन है तो इसको मेटल को लास्ट में ATE लगेगा ग्रीक लेटर में। ओके, तो हम एग्जांपल लेके देखते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल Na3 Fe CN/6 ओके। तो इसका नाम क्या होगा, ये हो गया सोडियम Fe का
Fe तो बाद में लेंगे, पहले हम लिगैंड लेंगे। लिगैंड कौन सा है? साइनाइड। कितने? 6। तो हेक्सासाइनो। यहाँ पे आयरन है, लेकिन हम इसको आयरन नहीं लिखेंगे क्योंकि ये अनायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे आयरन का क्या हो जाएगा? फेरेट हो जाएगा, फेरेट। और इसका Fe का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है? इसमें Fe का ये -6 हो गया, ठीक है, ये +3 हो गया। तो -6 को बैलेंस करने के लिए कितना रहेगा? +3। तो इसका कितना आएगा? इसका आएगा, हाँ यहाँ पे लिखता हूँ मैं 3। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? 3, ठीक है। तो इन दिस वे हम इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। और एग्जांपल देख लेते हैं इसके। IUPAC name of CONH3, CO cobalt, NH3/5, NH3/5 Cl, और इसको लगाए बाहर से Cl, आयनाइजेबल स्पीसीज है Cl2। तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा? तो यहाँ पे तो मेटल कटायन नहीं है, ठीक है, काउंटर आयन जो है वो मेटालिक नहीं है। तो हम पहले क्या लिखेंगे? लिगैंड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये अमाइन है और ये क्लोरो है। तो अमाइन फर्स्ट आता है, तो कितना है अमाइन? पेंटा अमाइन, ठीक है। एक क्लोरो, तो मोनोक्लोरो नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्लोरो ही लिखेंगे, क्लोरो। और ये कटायनिक है क्योंकि यहाँ पे जो काउंटर आयन है वो निगेटिव है, इसलिए कॉम्प्लेक्स पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, यानी कटायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो इसका नाम रहेगा कोबाल्ट, मेटल का नाम रहेगा कोबाल्ट। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? तो ये -2, ये -1, -2, -3, तो इसको बैलेंस करने, ये तो 0 है, तो ये रहेगा +3, -3 को बैलेंस करने के लिए +3। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3। तो यहाँ पे रोमन नंबर में 3 और इधर क्लोराइड, ठीक है। तो इस पे हम इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। और कुछ कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर देख लेते हैं, ठीक है। कुछ ब्रिज कंपाउंड्स हैं, ब्रिजिंग वाले का नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। जैसे ब्रिजिंग में En/2 कोबाल्ट, NH2, ब्रिज पे NH2, यहाँ पे OH, ठीक है, यहाँ पे कोबाल्ट En/2, ओके, एंड इसको लगाया SO4/2, ओके। तो इसका नोमेनक्लेचर हम देखते हैं, इसका नोमेनक्लेचर क्या होता है। तो यहाँ पे तो हम 2 टाइप से इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। जैसे ये अमाइन है, EN यानी इथिलीन डायमाइन। तो इथिलीन डायमाइन जो है वो क्या है? 2 है। तो इसमें अगर लिगैंड, अगर उसमें ही डाई ट्राई ऐसे वर्ड्स आते तो हम उसको प्रीफिक्स डाई ट्राई यूज़ नहीं कर सकते। तो उसकी जगह हम क्या यूज़ करते हैं? बीस। तो यहाँ पे 2 है, 2 इथिलीन डायमीन है, तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे 20, ठीक है, 20 इथिलीन डायमीन भी लिख सकते हैं, या फिर 20 इसका IUPAC नेम इथिलीन डायमीन का क्या होता है? इथेन 1,2 डायमीन, 1,2 डायमाइन, इथेन 1,2 डायमाइन इसका IUPAC नेम है। फिर इथेन 1,2 डायमाइन, फिर ये कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 1, यहाँ पे +2 है, +2 -1, यानी ये कितना हो गया टोटल? +3। ये कोबाल्ट 3, ठीक है, ये एक हो गया। फिर
इसके जो ब्रिज पे, तो ब्रिज में अल्फ़ाबेटिकली ये अमीडो है, ठीक है, अमाइन को अमीडो बोलते हैं, और ये हाइड्रोक्सो है, अमीडो हाइड्रोक्सो। तो अल्फ़ाबेटिकली अमीडो आता है, म्यू अमीडो, ब्रिजिंग है तो म्यू लिखा जाता है, म्यू अमीडो, ठीक है, म्यू अमीडो, म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू अमीडो, म्यू हाइड्रोक्सो। बाद में फिर से ये 20 इथेन 1,2 डायमीन, और लास्ट में कोबाल्ट, इधर लिखता हूँ मैं, कोबाल्ट 3, कोबाल्ट 3, बाद में इधर सल्फेट। तो इस तरह इस ब्रिजिंग कंपाउंड का नोमेनक्लेचर होता है। फिर और एक एग्जांपल देख लेते हैं, NH3/4 कोबाल्ट, NH क्या है, NH है इमिडो, NH2 अमीडो, ठीक है, ये नाइट्रो, ओके, ये कोबाल्ट और NH3/4, और इसके ऊपर है +3 चार्ज, इसके ऊपर कितना +3 चार्ज है। तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा, इसका IUPAC नोमेनक्लेचर होगा ये अमाइन कितना है, टेट्रामाइन, क्या है, टेट्रामाइन कोबाल्ट, टेट्रामाइन कोबाल्ट, टेट्रामाइन कोबाल्ट 3। फिर अल्फ़ाबेटिकली इमिडो आता कि नाइट्रो आता, म्यू इमिडो, म्यू इमिडो, म्यू नाइट्रो, म्यू इमिडो, म्यू नाइट्रो, फिर वही टेट्रामाइन, टेट्रामाइन कोबाल्ट 3, और ये आयन है तो लास्ट में क्या लिखेंगे, आयन। तो इस तरह इस ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स का IUPAC नोमेनक्लेचर होता है। ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स का क्या होता है, IUPAC नोमेनक्लेचर होता है। ओके, सो ये तो हो गया नोमेनक्लेचर। तो इससे नोमेनक्लेचर से आप इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं, नोमेनक्लेचर से आप इसका क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं उसका, एक या दो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपको नाम दिया है टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो क्रोमियम 3 नाइट्रेट, क्या दिया है, टेट्रा एक्वा डाइक्लोरिडो, टेट्रा एक्वा डाइक्लोरिडो क्रोमियम 3 नाइट्रेट, क्रोमियम 3 नाइट्रेट। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस आता है, IUPAC नोमेनक्लेचर पूछा जाता है CET में, नीट में। तो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, स्ट्रक्चर एंड नोमेनक्लेचर जो है ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ये दिया है टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो क्रोमियम 3। तो जब हम स्ट्रक्चर लिखते हैं, जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं, तो पहले हम इसके लिगेंड लिखते हैं, उसके प्रीफिक्स लिखते हैं, बाद में मेटल, और काउंटर आयन अनायन है तो लास्ट में लिखते हैं, काउंटर आयन कटायन तो फर्स्ट लिखते हैं। तो हम लिखते समय स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, पहले तो मेटल लिखेंगे, मेटल कौन सा है, क्रोमियम। क्रोमियम के बाद उसमें क्या दिया है, एक्वा, तो अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकली कौन आता है, पहले Cl आता है, अमाइन आता है, तो अमाइन आता है, अमाइन आता है तो कितना अमाइन है, टेट्रा एक्वा, क्या है, टेट्रा
एक्ो, तो टेट्रा एक्ो तो वाटर हम फर्स्ट लिखेंगे H2O, टेट्रा एक्ो 4, H2O कितना है 4 है। तो डाइक्लोरिडो यानी 2Cl और नाइट्रेट, तो इसके ऊपर पहले देखना पड़ेगा कि कितना चार्ज है। तो ये +3 है, ये -2 है, +3 -2 कितना बैलेंस रहा +1 इस पर आएगा। +1 को बैलेंस के लिए करने के लिए नाइट्रेट के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज रहता है, तो इसको कितना 1 NO3। तो इस तरीके से हम इसका क्या कर सकते हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो ये हो गया कटायनिक कॉम्प्लेक्स का। अगर अनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो अनायनिक कॉम्प्लेक्स का एक एग्जांपल लेते थे, इसका पोटेशियम ट्राइऑक्सैलेट ऑफ फेरेट। क्या है, पोटेशियम दिख रहा है ना, ठीक है, पोटेशियम ट्राइऑक्सैलेट ऑफ फेरेट। नाम से ही पता चलता है फेरेट से कि ये क्या है, फेरेट कितना है, तो आपको फेरेट दिया है 3, फेरेट 3, नाम से ही पता चलता है कि ये क्या है, अनायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो पोटेशियम तो हम फर्स्ट लिखेंगे, लेकिन पोटेशियम कितना चाहिए ये हमको नहीं पता। हमको कैसे पता चलेगा, इसके कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर से। तो फेरेट ले हम लिखेंगे Fe, ठीक है, Fe। तो ये कितना है, फेरेट 3 है, Fe कितना प्लस है 3 प्लस है, ट्राइऑक्सैलेट है यानी OX/3, OX/3, ठीक है। तो OX/3 तो 1 OX यानी -2, 3 OX यानी -6, तो ये -6 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया -6, तो -6 और ये +3 कितना हो गया चार्ज, इधर -3 को बैलेंस करने के ये क्या रहेगा +3। तो इस तरह हम अनायनिक कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज स्ट्रक्चर एंड नोमेनक्लेचर। अगर स्ट्रक्चर दिया है तो उसका IUPAC नोमेनक्लेचर लिखते आना चाहिए, अगर नोमेनक्लेचर नेम दिया है तो उससे नेम से हमें उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते आना चाहिए। ओके, तो टर्म्स हो गए और हमारा नोमेनक्लेचर भी हो गया। अब हम इसका देखेंगे कि आइसोमेरिज्म, इसका स्टडी करेंगे। ओके, तो आइसोमेरिज्म तो आपने ऑर्गेनिक में भी स्टडी किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, आइसोमेरिज्म जो है बेसिकली 2 टाइप्स का रहता है, एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा है स्टेरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टेरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। एक स्ट्रक्चरल है, दूसरा स्टेरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल तो 4 टाइप्स के हैं। यहाँ पे कौन से 4 टाइप्स के, तो एक है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन, दूसरा है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, तीसरा है कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म, और फोर्थ है, चौथा आइसोमेरिज्म है आयनाइजेशन हो गया, हाइड्रेट हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, और फोर्थ आइसोमेरिज्म है लिंकेज आइसोमेरिज्म। ओके, इसके भी टाइप्स देख लेते हैं। ये स्टेरियो आइसोमेरिज्म 2 टाइप्स का रहता है, ज्योमेट्रिकल में क्या रहता है, इसमें एक तो सिस ट्रांस रहता है, और जहाँ पे सिस ट्रांस हम बेटर डिफाइन नहीं कर सकते, वहाँ पे फेसिमर रहता है। क्या रहता है, फेसिमर। इधर जो रहता है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है। कौन सा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बेसिकली 2 टाइप्स का रहता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टेरियो आइसोमेरिज्म।
स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म 4 टाइप का रहता है, आयनाइजेशन आइसोमर, हाइड्रेट आइसोमरिज्म, कोऑर्डिनेट आइसोमरिज्म एंड लिंकेज आइसोमरिज्म। स्टेरियो आइसोमरिज्म 2 टाइप्स के, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। तो ज्योमेट्रिकल में सिस्टम फेसमर, ऑप्टिकल, ठीक है, ऑप्टिकल एक टाइप है। ओके, तो हम स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म फर्स्ट देख लेते, तो इसके एग्जांपल ही लेते। तो फर्स्ट है आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। तो आयनाइजेशन आइसोमरिज्म क्या रहता है कि ये ऐसे आइसोमर्स है जिसमें अलग अलग आयंस, ठीक है, द कंपाउंड्स हैविंग द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula but give different ions in the solution, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम कौन कौन सा है। तो एक ए वाला आयनाइजेशन वाला एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसका एग्जांपल है कोबाल्ट NH3/5, ओके, Br और SO4, ठीक है। तो इधर SO4 बाहर है, Br अंदर है, SO4 बाहर है, Br अंदर है। तो इसका आइसोमर्स क्या होगा, SO4 अंदर चला जाएगा, CO NH3/5 SO4 अंदर चला जाएगा और Br बाहर आएगा। तो इससे क्या पता चलता है, जब ये सॉल्यूशन में जाएगा तो सल्फेट आयन देगा और जब ये सॉल्यूशन में जाएगा तो ब्रोमाइड आयन देगा, क्योंकि ये तो नॉन आयनाइजेबल स्पेसीज है, ये नॉन आयनाइजेबल एंटिटी है, ये भी नॉन आयनाइजेबल एंटिटी है। ये बाहर जो रहता है काउंटर आयन वो आयनाइजेबल रहता है, तो ये सल्फेट का टेस्ट देगा, ये ब्रोमाइड का टेस्ट देगा। तो डिफरेंट आयंस दोनों का जो फॉर्मूला है वो सेम है, मॉलिकुलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, बट गिव्स डिफरेंट आयन इन द सॉल्यूशन एंड सच आइसोमर्स आर नोन एज आयनाइजेशन आइसोमर्स। ओके, ठीक है। इसका मैं एग्जांपल और लिख देता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल होगा, सेकंड एग्जांपल PT NH3/4 PT NH3/4 OH/2 एंड इसका जो काउंटर आयन है वो SO4 है और इसका आइसोमर्स है PT NH3/4, ठीक है, SO4/2 OH, SO4 सिंगल है, OH/2। देखो यहाँ पे सल्फेट आयोनाइज हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयोनाइज हो रहा है। तो इसके जो प्रॉपर्टीज़ है ड्यू टू सल्फेट और इसकी प्रॉपर्टीज़ है ड्यू टू OH, तो दोनों का मॉलिकुलर फार्मूला क्या है, सेम है, बट स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है वो डिफरेंट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या है, उसका भी मॉलिकुलर फार्मूला सेम रहता है, बट उसका जो मेटल और लिगैंड का जो बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग डिफरेंट रहता है। तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एम्बीडेंटेड लिगैंड, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एम्बीडेंटेड लिगैंड। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये ए का हो गया, लिंकेज का देख लेते हैं डी का। तो डी का फर्स्ट एग्जांपल है कोबाल्ट NH3/2, कोबाल्ट NH3/2, उसको अटैच है NO2, ये NO2/2 pyridine/2, ओके। तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया, इसको अटैच है NO3 काउंटर आयन। फिर इसका जो आइसोमर है, इसका आइसोमर्स क्या है, CO। आपको यहीं से पता चलेगा कि NO2 क्या है, एम्बीडेंटेड लिया है। इधर NO2 मेटल से नाइट्रोजन से अटैच है और इधर क्या रहेगा, वो ऑक्सीजन से अटैच रहेगा, NH3/2, इधर ONO/2 pyridine/2 NO3। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मॉलिकुलर फार्मूला बिल्कुल सेम है,
बट इधर जो नाइट्रोजन है वो मेटल से यानी NO2 में नाइट्रोजन मेटल से लिंक है, लेकिन इधर ऑक्सीजन मेटल से लिंक है। तो यहाँ पे लिंकेज में चेंज आ रहा है, डिफर इन द लिंकेज, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लिंकेज आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका हाइड्रेट का एग्जांपल देख लेते हैं। हाइड्रेट का इधर वाटर मॉलिक्यूल एक्सचेंज होते रहते हैं। हाइड्रेट में क्या रहते हैं? वाटर मॉलिक्यूल एक्सचेंज होते रहते हैं। बी हाइड्रेट। तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या रहता है? तो इसमें जो रहता है वो वाटर मॉलिक्यूल क्या होता रहता है? एक्सचेंज होता है। जैसे CrH2O/6 Cl3, ठीक है, इसका कलर वॉयलेट है। फिर एक H2O बाहर निकला, CrH2O, यहाँ पे कितना रह गया? 5। एक Cl अंदर आ गया, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर तो फिक्स रहता है ना, वर्नस थ्योरी ने बताया। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, वन इज सेकेंडरी एंड सेकेंड इज प्राइमरी। प्राइमरी और सेकेंडरी ऐसे 2 टाइप की वैलेंसी रहती है। प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी वैलेंसी करस्पॉन्ड टू इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट एंड सेकेंडरी वैलेंसी करस्पॉन्डिंग टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। और सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा मेटल की क्या रहती है? फिक्स रहती है, यानी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा फिक्स रहता है, ऐसा वर्नस ने बताया। तो वर्नस थ्योरी तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम, ठीक है, ऐसा ही वर्नस थ्योरी है क्या प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के ऊपर हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो वर्नस थ्योरी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को डिस्कस किया है। तो प्राइमरी वैलेंसी जो रहती है वो क्या रहती है? फिक्स नहीं रहती, वेरी चेंज होती रहती है, और सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होती रहती है। तो उसका एक एग्जांपल वो एकदम सिंपल है, आपने पढ़ लिया होगा, तो उसका हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो इसका भी 6 रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं होता, बस H2 बाहर निकला है तो बाहर Cl2 और एक H2O। ये दूसरा इसका आइसोमर। और एक आइसोमर बन सकता है CrH2O बाय, ये 5 हो गया, बाय 4, एक Cl और अंदर आ जाएगा, Cl2 और 2 H2O बाहर आ जाएगी, टॉइस H2O। देखो H2O के जाने से क्या कलर, इसका ब्लू ग्रीन कलर होता है, ब्लू ग्रीन। इसका कलर कौन सा होता है? डार्क ग्रीन। तो ये है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। और लास्ट है, ये हो गया, बी हो गया, सी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्या है? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, उसका जो कोऑर्डिनेशन है वो ही चेंज हो रहा है, यानी जो मेटल है, मेटल का पूरा जो कोऑर्डिनेशन है, यानी उसको अटैच है लिगैंड्स, वो कम्प्लीटली या पार्शियली चेंज होगा, कम्प्लीटली या फिर पार्शियली चेंज होगा। तो देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के एग्जांपल। तो पहले तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में जो कॉम्प्लेक्स है वो कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आएगा, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स लिखा जाएगा, बाद में निगेटिव कॉम्प्लेक्स साइन लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे आता है CONH3/6, CONH3/6, ओके, इसमें पॉजिटिव है, और इधर CrCN/6, ये इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होगा? चेंज होगा कोऑर्डिनेशन। हम पूरी तरह भी चेंज कर सकते हैं, पार्शियली। तो पूरी तरह चेंज कर दिया, ये क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन, ये कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन अमोनिया है, क्रोमियम का साइनाइड है, तो अभी अमोनिया क्रोमियम को दे देते हैं और साइनाइड कोबाल्ट को दे देते हैं। तो क्रोमियम का, अभी क्रोमियम क्या हो जाएगा? पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा NH3, ये पहले लिखा जाएगा क्योंकि ये क्या है? कटायनिक है, और लास्ट में अनायनिक रहेगा, तो कोबाल्ट CN/6। तो ये हो गई इसके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसका हम देख लेते हैं अभी, आज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देख लेते हैं, कल के क्लास में हम इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो रहते हैं वो सिस्ट्रन्स
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम सिस्टन्स टाइप की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रहते हैं, तो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में तो नहीं रहते। इट इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इट कैन बी फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हम इसको कहाँ पे पाया जाता है, ये स्क्वायर प्लेनर में पाया जाता है। कहाँ पे? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में। ओके, तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में कितने टाइप के मिलते हैं तो देख लेते हैं। फर्स्ट हम बोल सकते हैं कि मेटल A2 B2 सिस्टन्स, मेटल दूसरा A2 BC, तीसरा मेटल ABCD, और चौथा आता है मेटल AB/2, AB/2। इस तरह के यहाँ पे हमें क्या मिलता है, AB/2। ये तो 4 टाइप के स्क्वायर प्लेनर में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आते हैं। फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम। किसका लेते हैं एग्जांपल? मेटल A2 B2 टाइप का। तो एग्जांपल है इसका PT प्लेटिनम NH3/2 Cl2। ओके, प्लेटिनम NH3/2 Cl2। तो प्लेटिनम तो सेंटर में रहेगा, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। तो हमें अगर इसका सिस लिखना है तो सेम साइड में क्या रहेगा, लिगेंड जो है, जो सेम लिगेंड है सेम साइड में रहेंगे, और दूसरे लिगेंड है वो भी क्या रहेंगे, सेम साइड में रहेंगे। तो ये होगा इसका सिस आइसोमर। ट्रांस क्या रहेगा, ट्रांस अपोजिट साइड में जाएगा। ये प्लेटिनम, यहाँ पे NH3 है तो अपोजिट में NH3 आ जाएगा, यहाँ पे Cl है तो उसके अपोजिट साइड में Cl। तो ये इसका ट्रांस आइसोमर हो गया, ठीक है। फिर मेटल A2BC, तो हम क्या करते हैं इसमें PT NH3/2 Cl के जगह हम एक Cl रिप्लेस करते हैं pyridine से, ठीक है ना। तो pyridine से रिप्लेस करते हैं तो क्या होगा, ये NH3 इसका सिस ट्रांस शो करेगा। कौन शो करेगा? NH3। कैसे? अगर NH3 सेम साइड में है तो सिस, अपोजिट साइड में तो ट्रांस। PT NH3 यहाँ पे Cl, यहाँ पे pyridine, तो ये क्या हो गया, ये हो गया सिस। ट्रांस क्या होगा, ट्रांस हमने एक NH3 यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, NH3 यहाँ पे PT, यहाँ पे NH3, तो ये क्या हो गया, इसका ट्रांस अपोजिट है तो Cl, यहाँ पे pyridine। ओके, तो ये क्या बन गया, ट्रांस आइसोमर्स। ओके, व्हेन आइडेंटिकल स्पीसीज आर प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड, तो आइडेंटिकल स्पीसीज यहाँ पे लिगैंड, व्हेन आइडेंटिकल लिगैंड प्रेजेंट अपोजिट साइड देन इट इज ट्रांस, व्हेन इट इज प्रेजेंट ऑन सेम साइड it is called as cis। सेम साइड में तो सिस, अपोजिट साइड में तो ट्रांस। फिर हमें यहाँ पे एक एग्जांपल है मेटल ABCD टाइप। मेटल ABCD टाइप में क्या करेंगे हम, मेटल को सपोज हमने एग्जांपल ले लिया, मेटल कोई भी एक मेटल ले लेते हैं, प्लेटिनम लेते हैं, ठीक है, प्लेटिनम, उसको Cl है, Br है, NH3 है, और एक चौथा NH3 और कौन सा लेते हैं, NO2 ले लेते हैं, ठीक है। ये एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो इसमें हमें 3 टाइप के मिलेंगे। कैसे? तो कोई भी एक को क्या रखेंगे हम, फिक्स रखेंगे, कोई भी एक को क्या रखेंगे, फिक्स। यहाँ पे PT है, कोई भी एक को फिक्स रखेंगे। सपोज हमने Cl को फिक्स रख दिया तो यहाँ पे एक Br, यहाँ पे NH3, यहाँ पे NO2, ठीक है। तो एक को फिक्स रख दिया, फिर कितनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं इसकी, 3। तो एक यहाँ पे Cl फिक्स है, प्लेटिनम,
तो चेंज करते हैं, यहाँ पे NH3 लाता हूँ मैं, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे Br। और अभी और एक पोजीशन चेंज करता हूँ, यहाँ पे प्लेटिनम, ठीक है, यहाँ पर Cl फिक्स है तो Br इधर आएगा, या फिर NO2 को इधर लाता हूँ, NO2 इधर, Br इधर और NH3 एज इट इज़, ठीक है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल। तो इसमें हमें कितने मिलते हैं, 3 स्ट्रक्चर मिलते हैं इसमें। अगर चारों के चारों स्क्वायर प्लेनर में चारों के चारों लिगेंड अगर डिफरेंट है तो उसमें हमेशा कितने लिगेंड मिलेंगे, कितने उसके आइसोमर्स मिलेंगे, उसके 3 आइसोमर्स मिलेंगे टोटल। ये बात ध्यान में रखना था। फिर है टाइप लास्ट वाला, मेटल AB/2, मेटल AB/2 N पॉजिटिव है। तो इसमें क्या रहता है, इसमें बाइडेंटेड लिगेंड रहता है, इसमें बाइडेंटेड लिगेंड रहता है, लेकिन वो क्या रहता है, हेट्रोलेप्टिक लिगेंड रहता है। लिगेंड ही हेट्रोलेप्टिक रहता है, यानी उस लिगेंड में 2 टाइप के डोनर एटम रहते हैं, 2 टाइप के डोनर एटम रहते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं इसका, प्लेटिनम ग्लाइसिन Gly/2। तो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर आपको पता ही होगा। ग्लाइसिन क्या है, ये NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O OH लिख दिया तो ये ग्लाइसिन हो गया, लेकिन ये ग्लाइसिनेट है, H रिप्लेस कर दिया, ठीक है, H लूज कर दिया तो ये ग्लाइसिनेट है। एक डोनर एटम है नाइट्रोजन, दूसरा डोनर एटम है ऑक्सीजन, दोनों डोनर एटम डिफरेंट है। तो इस वजह से हमें यहाँ पे क्या मिलता है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। देख लेते हैं यहाँ पे क्या कैसा स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पे प्लैटिनम है, ठीक है, प्लैटिनम है, तो हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे NH2 लगा दिया और यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दिया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH2, ये बन गया। यहाँ पर मैंने NH2 लगा दिया, NH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस तरह ये डोनेट करता है। तो ये जो NH2 है ये सेम साइड में, ऑक्सीजन सेम साइड में, तो ये हो गया सिस। ये क्या हो गया, सिस हो गया। दिख नहीं रहा क्या, ओके सॉरी, ठीक है, अभी दिख रहा है, हाँ चलो फिर ये थोड़ा चल रहा है, ओके। तो अभी फेस टू फेस तो इंटरेक्शन नहीं हो सकता ना, तो इसमें पेज थोड़ा इधर उधर हो जाता है, ठीक है। आप बता भी नहीं सकते, मैं सुन भी नहीं सकता हूँ। तो ये क्या हो गया, सिस आइसोमर्स। दूसरा प्लैटिनम रख दिया यहाँ पे, ठीक है। ये NH2, इसको मैंने ऐसा ही रख दिया, NH2 CH2, ठीक है ना, NH2 CH2, ओके। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ऑक्सीजन। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, NH2 को अपोजिट पोजीशन पे ला दिया, तो यहाँ पे CH2 बन जाएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O बन जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन। देखो अभी तो ऑक्सीजन अपोजिट साइड है, NH2 और NH2 अपोजिट साइड है, तो ये कौन सा आइसोमेरिज्म हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ट्रांस आइसोमेरिज्म। कौन सा, ट्रांस आइसोमेरिज्म, ओके। तो इसमें हमें कितने टाइप्स के मिलते हैं, 5 टाइप के आइसोमेरिज्म मिलते हैं। एक MA2B2, ठीक है, वो सिस ट्रांस देता है। MA2BC, यहाँ पर भी हमें सिस ट्रांस मिलता है। MABCD, यहाँ पर हमें 3 आइसोमर्स मिलते हैं, ठीक है। और MAB/2, तो यहाँ पे हमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म मिलता है। तो ये हो गया आइसोमेरिज्म इन द कॉम्प्लेक्सेस हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला एक देख लेते हैं, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, आज के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही रखते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्लास में हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म लेंगे और उसके बाद हम उसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी ले लेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला थोड़ा ज़्यादा एग्जांपल्स है और उसको अच्छे से भी करना पड़ेगा क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आज का क्लास हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। तो आज हमने क्या देखा, होमोलेप्टिक देख लो एक बार रिवाइज कर लेते। ठीक है, आज हमने क्या देखा, होमोलेप्टिक, हेटेरोलेप्टिक, जिसमें होमोलेप्टिक यानी सेम टाइप ऑफ एक ही टाइप के लिगैंड रहेंगे, हेटेरोलेप्टिक यानी दो और दो से ज़्यादा। तो ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, ये कैलकुलेट करना, थोड़ा इसका प्रैक्टिस करना। इसका क्वेश्चन CET में या फिर नीट में आ सकता है। फिर नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर की भी अच्छे से प्रैक्टिस करना। ओके, और उसके बाद हमने आइसोमेरिज्म पढ़ा, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म एंड कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। तो आयनाइजेशन में आयनाइजेबल आयंस बदलते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है। लिंकेज में लिंकिंग बदलती है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है, लेकिन वो लिंकिंग की वजह से प्रॉपर्टी चेंज होती है। ओके, फिर कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म पूरा के पूरा कोऑर्डिनेशन, और हाइड्रेट में वाटर मॉलिक्यूल एक्सचेंज होते हैं। फिर हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 देखा। ठीक है, तो हम आज का क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। ठीक है, आपको कोई भी अगर इसमें डाउट्स हो जो आपको नहीं समझा है तो आप व्हाट्सएप पे इसका डाउट्स अपना अपलोड कर सकते हैं। ओके।